हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का जो टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लास्ट लेक्चर है ये, और ये हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हेस लॉ क्या कहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी जो आपको टॉपिक भेजा था लास्ट टाइम पीडीएफ, उसमें हेस लॉ एक्सप्लेन था, लेकिन वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में था, तो इसलिए इसके अलग से मैं आपको नोट्स बना के भेज रहा हूँ। ये टोटल जो हेस लॉ है ये हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि एक कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो टोटल इंथैल्पी चेंज होती है। अब इंथैल्पी क्या है बता चुका हूँ आपको कि टोटल जो हीट कंटेंट होती है, अमाउंट होती है एक सिस्टम के अंदर, उसको हम इंथैल्पी कहते हैं। तो वो उस इंथैल्पी के बारे में इसने बताया है, हीट के बारे में बताया है हैस ने इसको बताया और एक लॉ की फॉर्म में इसको पब्लिश किया है। तो जनरली आपको बता दूं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन मींस, अगर आप चाय भी बना रहे हो तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, आप खाना बना रहे हो तो वो भी एक रिएक्शन है। तो हैस क्या कहता है कि कहता है कि कोई भी रिएक्शन जो है जब वो टेक पार्ट करती है, मींस वो अक्कर होती है, तो उस रिएक्शन में चाहे वो किसी स्टेप से भी हो, मान लो ये इनिशियल स्टेट है, इस इनिशियल स्टेट से मान लो ये आइस है, ये आइस जो है, इस आइस को आपने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया, इसने बाहर से इसका टेम्परेचर जो है लो हुआ और ये हाई हुआ और ये वाटर में कन्वर्ट हो गई, सिंपल। दूसरा प्रोसेस है कि आपने इसको आइस को लिया और एक टम्बलर में रख के हीट किया, तो हीट किया तो भी ये वाटर में कन्वर्ट होगी। तो एट द एंड हो क्या रहा है कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है एक प्रोसेस में। ये खुद से अगर हम इसको निकाल के रख देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरे प्रोसेस में हम इसको हीट करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तरीके अलग अलग हैं। तो हैस क्या कहता है कि कोई भी तरीका हो, पाथ हम कोई भी फॉलो करें, आइदर हम ये पाथ कर फॉलो करें या ये पाथ फॉलो करें, ये कहता है कि पाथ चाहे अलग अलग हो, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग इनिशियल जो स्टेट है वो सेम रहती है, और फाइनल स्टेट जो होती है वो सेम रहती है, और इनके बीच में जो हीट कंटेंट होती है, इंथैल्पी, वो इंथैल्पी सेम रहती है। कि मीन्स आप इस स्टेप से आपने वाटर में कन्वर्ट किया तो जो इंथैल्पी की वैल्यू चेंज होगी, मान लो वो 10 है, तो इससे जो होगी वो भी 10 है। तो ये कहता है पाथ कोई भी हो, ओवरऑल जो इंथैल्पी चेंज होगी उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। इट हैज़ नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, पाथ जो है वो मैटर नहीं करता। हाँ, ये होगा कि अगर हम हीट करेंगे तो इससे एक पाथ से जल्दी जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा और दूसरे से वो थोड़ा लेट होगा, लेकिन ओवरऑल जो हीट कंटेंट होगी सिस्टम की वो सेम रहेगी। तो हैस कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लास्ट स्टेटमेंट में द चेंज इन enthalpy for a reaction is always the same and does not depend on the whether the reaction occur in one step or multiple step। तो ये कहता है कि हैस कहता है कि एक रिएक्शन जो है वो चाहे एक स्टेप में हो, चाहे एक से ज़्यादा हो, मल्टीपल स्टेप में हो, तो ओवरऑल उनमें जो ओवरऑल जो इंथैल्पी चेंज होगी वो सेम रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेप में हो। एग्जाम्पल देंगे आपको, और इसकी स्टेटमेंट आप ये भी लिख सकते हो, ये भी कह सकते हो, द हेस लॉ स्टेट दैट टोटल इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द पाथ टेकन बाय द केमिकल रिएक्शन। ये कि एक रिएक्शन जो है जब वो होती है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से पाथ फॉलो कर रही है, कौन से तरीके से हो रही है, कौन से रास्ते से वो हो रही है। हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि ओवरऑल जो इंथैल्पी चेंज होगी वो सेम रहेगी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, द चेंज इन इंथैल्पी इन अ केमिकल रिएक्शन एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज नॉट dependent on the process and only dependent on the initial and the final state of the chemical reaction।
कि जो भी ये केमिकल रिएक्शन होती है, हेसला ये कहता है कि वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से तरीके से इनिशियल से फाइनल स्टेज पे पहुंचती है। ओवरऑल जो इंथैल्पी चेंज होगी वो सेम रहेगी। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगी, चाहे हम उसको रूम में रखें, फ्रिज से बाहर रखें, चाहे हम उसको हीट करें। तो ओवरऑल इनिशियल स्टेट आइस थी और फाइनल स्टेट वाटर थी। तो हैस कहता है कि इस तरीके से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से तरीके से आए, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट कौन सी और फाइनल स्टेट कौन सी, और जो इंथैल्पी चेंज हो रही है उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। तो इसको स्केच की फॉर्म में इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये ए इट इज़ द रिएक्टेंट एंड बी इज़ द प्रोडक्ट। ठीक है, मीन्स ये आइस थी और ये वाटर था। तो आइस इज़ द इनिशियल मीन्स ए एंड वाटर इज़ द प्रोडक्ट फाइनल स्टेज। ठीक है, तो चाहे ये पाथ फर्स्ट से हो, चाहे ये पाथ सेकंड से हो, चाहे ये पाथ थर्ड से हो, पाथ फर्स्ट की इंथैल्पी H1, पाथ सेकंड की H2, पाथ थर्ड की H3। तो ओवरऑल कहता है कि H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 कि इंथैल्पी तीनों में सेम रहेगी। मीन्स इसमें भी अगर मान लो हम 10 जूल्स है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो ये कहता है तीनों की इंथैल्पी तीनों तरीके से सेम रहेगी। हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से पाथ से हो रही है। तो ये एग्जांपल है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये समझ लो। एग्जांपल क्या कहती है कि कंसिडर द फॉलोइंग टू रूट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड का फार्मूला है CH3Cl2। कि CH3Cl2 दो तरीके से बन सकती है, लेकिन बनेगी किससे? मीथेन और क्लोरीन से ही। मीथेन का फार्मूला CH4 और क्लोरीन का Cl2। रूट फर्स्ट, पहला तरीका क्या है कि मीथेन को डायरेक्टली हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें और वो बना देगा क्या? मिथाइलिन क्लोराइड प्लस HCl। तो इस तरीके में, इस रिएक्शन में जो डायरेक्टली इंथैल्पी चेंज होगी वो आएगी हमारे पास माइनस 202.3 किलो जूल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, हीट लॉस हो रही है। तो ओवरऑल एक तरीका ये है कि हम डायरेक्टली मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें और मिथाइलिन क्लोराइड बना रहे हैं, और उसमें इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ये आई आपके सामने। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले हम देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम मीथेन को दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 2 टाइम्स Cl2। तो डायरेक्टली वो मिथाइलिन क्लोराइड बना रहे हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि हम अलग अलग पहले मीथेन को एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करें Cl2 के साथ, ये एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, तो वो बनाएगा CH3Cl। तो इसमें जब एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो इसमें जो इंथैल्पी चेंज हुई वो -98.3 किलो जूल। और फिर ये जो CH3Cl आया, इसको हमने रिएक्ट किया दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? डायरेक्टली मीथेन को दोनों मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर रहे थे और मिथाइलिन क्लोराइड बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले हम मीथेन को एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ बने रिएक्ट करवाएंगे तो CH3Cl बनेगा। फिर यही CH3Cl को हम दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या हो गया? Cl2 2 टाइम्स Cl2। तो यही है यहाँ पे 2 टाइम्स Cl2। तो इस फिर बन जाएगा हमारे पास, जब सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा CH3Cl2 मिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो पहले में ये वैल्यू आई, तो दूसरे स्टेप में ये वैल्यू आई। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल इस पूरी रिएक्शन में जो मिथाइलिन क्लोराइड की फॉर्मेशन में -2.3 किलो जूल जो वैल्यू आ रही थी इंथैल्पी की, तो इसमें भी वही है कि पहले क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो पहले स्टेप में ये आया, दूसरे स्टेप में ये आया। ये एक ही स्टेप में हो रही थी, ये दो दो स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में ये इंथैल्पी चेंज हुई, दूसरे स्टेप में ये हुई। अगर हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये और ये वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो हैसला प्रूव होता है कि चाहे रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में, मीन्स 2 स्टेप में हो, 3 स्टेप में हो, चाहे वो एक स्टेप में हो, ओवरऑल हमारे पास इनिशियल जो रिएक्टेंट है वो मीथेन और क्लोरीन है, और प्रोडक्ट क्या है? मिथाइलिन क्लोराइड है। तो यहाँ पे भी वही है, मीथेन और क्लोरीन है, और एंड प्रोडक्ट मिथाइलिन क्लोराइड ही है। तो ओवरऑल दोनों की, ये एक स्टेप में हो रही है तो ये वैल्यू आ रही है इंथैल्पी चेंज की, ये 2 स्टेप में हो रही है, दोनों को ऐड करके
ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है। तो इट मीन्स हेस लॉ प्रूव होता है। तो ये समझना है आपको कि ओवरऑल रिएक्शन किसी भी तरीके से हो, उसमें एंथैल्पी चेंज जो होती है वो सेम रहती है।